Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तीनों जो एग्जाम होती है आईपी मैट की, जैसे कि आईपी मैट रोहतक, आईपी मैट इंदौर और आईपी मैट जम्मू और बोधगया यानी कि जिप मैट। इन तीनों में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इनकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, तो शॉर्ट में एकदम सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट से मिला हुआ, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जहां पर ये बात हो रही है किसकी, आईपी मैट इंदौर की, है ना। तो इंदौर के लिए बेसिकली आपको अगर एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो एज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर August 1, 2005। 1 अगस्त 2005 के बाद या उस तारीख पे या उसके बाद उसका बर्थ होना जरूरी है। सो 5 ईयर, हाँ, लेकिन ये किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट फॉर SC ST PWD कैटेगरी, है ना। मतलब अगर मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है, आईपी मैट एस्पेरेंट है जो SC ST और PWD इन 3 कैटेगरी में से किसी में बिलोंग करता है, ठीक है, और उसका बर्थ अगर August 1, 2000 तक भी हुआ है तो चलेगा, ठीक है। 5 ईयर रिलैक्सेशन है फॉर दिस कैटेगरी। अदरवाइज अदर कैटेगरीज के लिए जैसे कि जनरल, ओपन, ओबीसी जैसे हो गया, उनके लिए आपको क्लियरली मेंशन है कि ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2005। अगर ये है आपका ऑन और आफ्टर August 1, 2005 बर्थ डेट, तो आप डेफिनेटली अपीयर कर सकते हो। और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऑन और आफ्टर August 1, 2000 भी चलेगा, क्योंकि 5 ईयर रिलैक्सेशन है। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डेफिनेटली आपका 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। और आपका 12th ऐसा नहीं कि सर मेरा 12th हुआ था 2019 में, 2017 में, नहीं, वो भी मैक्सिमम 2023, 2024 और 2025 में अपीयरिंग चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स 2025 में अभी बोर्ड एग्जाम आप देख रहे हो जैसे चल रही है, रिजल्ट नहीं आया है, तो अपीयरिंग स्टेटस इन 2025। बट रिमेनिंग अगर आप बात करो कि सर अगर वो बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं, पास आउट है, तो उनका पास आउट ईयर भी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 2023 या 2024। ये हुआ फॉर किसके लिए, फॉर 12th। और 10th के लिए दोस्तों, 10th और SSC इक्विवेलेंट एग्जाम जो है वो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड स्टैंडर्ड 10th। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो पास होना जरूरी है 10th, उसके सिवा आप वैसे भी 12th में आ नहीं सकते हो। तो ये है ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईपी मैट इंदौर की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और बाकी ये डॉक्यूमेंट जैसे मैंने कहा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो आपको और भी जो चीज़ें जाननी है आप जान सकते हो। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें दी है, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से और कुछ चीज़ें जानना चाहते हो तो उसमें आपको ये मिल जाएगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसे आपको मालूम है कि आईपी मैट इंदौर में पहले तो एंट्रेंस होती है ना, जॉब देने वाले हो। उसके बाद ऐसा नहीं कि एंट्रेंस आपने क्रैक कर ली, कट ऑफ क्लियर कर लिया, मतलब बिल्कुल कॉलेज आपके स्वागत के लिए रेडी है, आपको एडमिशन देने के लिए रेडी है, नहीं दोस्तों। उसके बाद इंटरव्यूज भी होते हैं। तो यस, पेपर पैटर्न तो आपको पता है। अगर बात करें इंदौर की तो QA 2 सेक्शन में आता है, एक MCQ और एक शॉर्ट आंसर, और VA MCQ फॉर्मेट में, ठीक है। और इस तरह से टाइम होता है। बट यस, यहाँ पे 4 मार्क्स होते हैं फॉर करेक्ट आंसर और -1 फॉर रॉन्ग आंसर। बट जो शॉर्ट आंसर सेक्शन होता है ना QA का, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। चलो अब हम बात करते हैं गाइस कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट देने वाले हो आईपी मैट इंदौर की दोस्तों, उसको 65, अगर मैं 100 स्केल की बात करूँ, 100 आउट ऑफ 100 स्केल की बात करूँ, तो 65% वेटेज तो एप्टीट्यूड टेस्ट को है और 35% वेटेज आपके पर्सनल इंटरव्यू को है। यानी आप जो एंट्रेंस देने वाले हो, आप अगर क्रैक भी कर दो तो ये ऑन द स्केल ऑफ 65 काउंट किया जाएगा, है ना, कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। जो टॉपर है 65, जो उससे कम है उस हिसाब से उसको यहाँ पे स्केल किया जाएगा। और इंटरव्यू में 35% का वेटेज है, तो इस तरह ये पूरा 100% का वेटेज बना और फिर आपका कंपोजिट स्कोर बनेगा और उस बेसिस पे वो फाइनल एडमिशन कॉल देंगे। पहले कॉल देंगे इंटरव्यू का, जैसे आपकी एंट्रेंस होगी, अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, वो एडमिशन का कॉल नहीं रहेगा, ठीक है। अगर इंटरव्यू और जो आपके एंट्रेंस टेस्ट का कंपोजिट स्कोर है, अगर वो उस रेंज में रहा जिससे आपको एडमिशन वो दे सकते हैं, तो फिर अगला कॉल आपको डायरेक्ट सिलेक्शन का आएगा। तो गाइज ये बात हुई आईपी मैट इंदौर की। तो जैसे आपने देखा, आपको 10th होना जरूरी है, 12th होना जरूरी है। 12th अगर आप 2025 में हो, अपीयरिंग हो, तो भी चलेगा, लेकिन 2023-24 तक पास आउट होना जरूरी है अगर आप ड्रॉपर हो तो। ऐसा नहीं कि 2017 वगैरह में पास आउट है तो आप एंट्रेंस देने की सोच रहे हो, ठीक है, नहीं।
साथ ही में दोस्तों आपने ये देखा है कि एज क्राइटेरिया क्या है, तो 1 अगस्त 2005 तक अगर आपका बर्थ हुआ है या उसके बाद में तो आप दे सकते हो, लेकिन 1 अगस्त अगर आप अदर कैटेगरी से हो जैसे SC ST और PWD तो 1 अगस्त 2000 तक भी आपको रिलैक्सेशन है कि इस डेट मैक्सिमम 1 अगस्त 2000 तक आपका बर्थ होना जरूरी है अदर कैटेगरी में, और जनरल में तो 2005 गाइस। तो यार अब उसी तरह हम बात करेंगे रोहतक की, तो रोहतक में भी ये चीज़ें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ रोहतक की एडमिशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही है, जनरल नॉन ओबीसी EWS कैटेगरी के लिए वही है, मिनिमम 60% स्टैंडर्ड 10th में चाहिए, एंड अगेन 12th में भी 60%। अगर आपका अपीयरिंग भी होगा तो मेक श्योर कि उतना आ जाए, मतलब इस तरह से आप पूरी तरह 12th को इग्नोर भी नहीं कर सकते गाइस। तो यहाँ पे बोल दिया है कि 60% आपको चाहिए 10th में, 60% 12th में। ऑलरेडी ड्रॉपर हो तो आई होप कि ये दोनों क्राइटेरिया आपने मेंटेन करे होंगे 10th और 12th में 60%, अगर आप इन 3 कैटेगरी में से हो, जनरल नॉन ओबीसी और EWS, ठीक है। और अगर आप अपीयरिंग भी हो 12th में तो मेक श्योर कि उतना निकल जाए, है ना। और मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑफ जून 30 2025, सो 30 जून जो आने वाली है 2025 की, वहां तक आपका मैक्सिमम एज 20 ईयर चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए। अगर आप अगर जून 30 2025 तक आपका एज 21 हो रहा है, 22 हो रहा है, 23 हो रहा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब इनडायरेक्टली बात वही घुमा फिरा कर, जैसे इंदौर में डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया था कि बर्थ आपका किस डेट तक होना जरूरी है, इस डेट के या उसके बाद में रहा तो आप एग्जाम दे सकते हो, कैटेगरी वाइज बोल दिया था। यह इन्होंने डायरेक्ट आपको एज बता दिया कि भाई 30 जून 2025 तक आपका मैक्सिमम 20 साल का एज होना चाहिए, मैक्सिमम, उससे ऊपर रहा तो नहीं दे सकते। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज को भी वेटेज दिया गया है 10th और 12th के, ये भी अगेन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि रोहतक की है। तो 10th और 12th में आपको 60% चाहिए, बट इन 3 कैटेगरी में अगर आप अगेन SC ST और DAP कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 55% भी है अगर 10th या 12th में तो चलेगा, और एज आपका वही है, मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑफ जून 30 2025। तो SC ST के लिए आपको सेम एज क्राइटेरिया दिया गया है। डन है दोस्तों। तो बाकी और भी चीज़ें आप उनकी वेबसाइट पे जैसे मैंने कहा आप देख सकते हो, चाहे तब देख सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, अगेन आपको एग्जाम पता ही है 40 क्वेश्चंस होते हैं तीनों सेक्शन के। यहाँ रीजनिंग को एक सेपरेट सेक्शन दिया गया, बाकी इंग्लिश तो है, कौन तो है ही, तो 40 फॉर ईच सेक्शन, इस तरह से यहाँ होता है दोस्तों। एंड अगेन ये तो बात मैं BBA की कर रहा हूँ, अगर आप लॉ के लिए भी देख रहे हो तो एक लीगल रीजनिंग बढ़ जाता है, बट एनीवेज उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको और भी जानना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको यहाँ बताया एंड सिलेक्शन, तो जैसे आपने इंदौर में देखा था कि भाई एक बार हमारा कंफर्म हो गया है कि हमने उस एंट्रेंस का जो कट ऑफ है वो क्लियर कर दिया है, तो हमारा डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, उसके बाद क्या होता है इंटरव्यू, और फिर कंपोजिट स्कोर बनता है, टेस्ट का स्कोर और आपके इंटरव्यू का स्कोर मिलाकर। टेस्ट को वेटेज था 65% और 35% था आपके इंटरव्यू को। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि रोहतक में ये चीज़ क्या है ना। रोहतक में ये चीज़ क्या है, आई गेस रोहतक में ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, ऊपर चली गई है शायद, हाँ ये देखो, एप्टीट्यूड्स के स्कोर जो है वो 55% वेटेज रखता है, जो इंदौर में 65% था, यहाँ IPMAT रोहतक का वेटेज 55% है। अगेन ऑन द स्केल ऑफ 100 आपके ओवरऑल एप्टीट्यूड के स्कोर को 55% के बेसिस पे जज किया जाएगा। देन इंटरव्यू 15% वेटेज रखता है, यहाँ मात्र 15, जो कि 35 था इंदौर में। और इंदौर में बस ये 2 चीज़ें देखते थे। इनफैक्ट इंदौर में 10th और 12th का परफॉर्मेंस भी आपका कहाँ देख लिया जाता था, इंटरव्यू में ही थोड़ा बहुत उस पर इंप्रेशन पड़ जाता है ना, कि इंटरव्यू में जब आपका 10th और 12th का परसेंटेज वो देखता है तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट हो अच्छा यार बड़ा बढ़िया स्कोर है बच्चे का, तो ये माइंडसेट उसका बन जाता है कहीं ना कहीं पॉजिटिव। कम रहा तो कहीं ना कहीं निगेटिव तभी बन जाता है। वहाँ सेपरेट वेटेज भले ही मेंशन नहीं किया है, बट हाँ कहीं ना कहीं वो आपके इंटरव्यू का वेटेज एनहांस करने में हेल्प करेगा जो आपका 10th और 12th का परसेंटेज है। इंदौर की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन रोहतक में तो आपने देखा एलिजिबिलिटी में भी उसने क्लियर मेंशन किया था कि भाई 10th में 60% चाहिए, 12th में 60% चाहिए, है ना, जनरल OBC कैटेगरी से हो तो। लेकिन SC ST से हो तो डेफिनेटली आपको 55% यानी 5% का रिलैक्सेशन दे दिया गया था। सेम दोस्तों यहाँ 55% टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू को सिर्फ 15, तो यहाँ तो 100 का अब तक बना नहीं है। तो 100 का क्यों नहीं बना है, क्योंकि आगे जो आपका 10th का वेटेज है या 10th या इक्विवेलेंट एग्जाम, जैसे 10th की इक्विवेलेंट में जो भी एग्जाम्स होती है डिप्लोमा सॉर्ट ऑफ, तो उसमें आपको अगर 10 जो भी परसेंट है उसको 10% के बेसिस पे जज किया जाएगा।
उसको 10% का वेटेज है, और 12th का आपका जो परफॉर्मेंस है गाइज उसको 20% का वेटेज है। तो रोहतक ने तो क्लियरली बच्चों को ये सिग्नल दे दिया है कि भाई आप इस तरह से 10th और 12th को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर 10th हो चुकी है और लकीली वो आपने सेटिस्फाई कर दिया है 60% या अबो वाला क्राइटेरिया, तो मेक श्योर कि 12th को अच्छा कर लो, सो दैट आपका ये 20% मेंटेन हो जाए। मतलब 60% आपको उसमें चाहिए 12th में, या उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा उतना यहाँ पे आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं कि सर 60% मिल गया मतलब मेरे 20 कंफर्म है, नहीं भाई, 60% मिलना मिनिमम, ये तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर उससे नीचे है तो आप तो एग्जाम ही नहीं दे नहीं सकते, ठीक है, एग्जाम ही दे नहीं सकते। लेकिन अगर मान लो आपको 60% से कई ज़्यादा मिले, आप 90s के रेंज में हो, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्क मिलेगा। अगर आप कम हो तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे आपको जज किया जाएगा, कम दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो फिर से यहाँ कंपोजिट स्कोर बनेगा वो ऑन द स्केल ऑफ 100 बनेगा गाइस। तो याद रहे, यहाँ पर भी ऑन द स्केल ऑफ 100 आपको फाइनल सिलेक्शन कॉल दिया जाएगा अगर आप उस लायक उनको लगते हो तो। लेकिन यहाँ पे वेटेज पूरी तरह अलग है। इंदौर से कंपेयर अगर करो तो इंदौर में 65 एंट्रेंस था, 35 इंटरव्यू था। जो भी 10 12 देखना है आपका सब उसी में देख लिया जाता था इंटरव्यू में। तो वो अगेन उसको सर देखा जाता है, और 10th को कितना देते हैं वो 12th को कितना देते हैं वो ऐसा कुछ भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जनरली जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपका पास्ट रिकॉर्ड देखते ही है ना, तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन तब बन जाता है ना, तो वह वहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर देता है। लेकिन यहाँ तो सेपरेट वेटेज है। तो रोहतक की अगर बात करो तो 55 एंट्रेंस, तो एंट्रेंस को भी बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, हाफ से ज़्यादा वेटेज तो एंट्रेंस को ही है। देन गाइज 15% आपके इंटरव्यू को, अगर एंट्रेंस क्रैक कर ली तो 15% आपका जो इंटरव्यू राउंड होगा उसको दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर हो गया 70%, बचा हुआ 30 में 10% है 10th का मार्क और 20% है 12th का मार्क परसेंटेज। जितना ज़्यादा उतना यहाँ पे बढ़ जाएगा। 60% जो चाहिए वो दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन जितना ज़्यादा उतना यहाँ पे बढ़ जाएगा गाइज, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉल देगा आपको रोहतक गाइज। एंड अब हम मैं बात करूं जिपमैट की, तो जिपमैट में भी सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइज कि कैंडिडेट शुड हैव पास 10th और 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम, कोई भी स्ट्रीम चलेगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। अगेन ये भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ डॉक्यूमेंट है, तो आपको और भी डिटेल में जानना है तो वो पूरा डॉक्यूमेंट आप गो थ्रू कर सकते हो। तो मैं तो एलिजिबिलिटी की बात अगर कर दूं तो लगभग इंदौर के स्टाइल में उन्होंने एलिजिबिलिटी दिया है कि 10th या 12th या जो इक्विवेलेंट एग्जाम है वो आपका होना चाहिए, वो भी कौन से ईयर में, 2023-24, और अगर अपियरिंग है तो 2025 में आपका अपियरिंग स्टेटस चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स मतलब आप अगेन फिर से यहाँ से जैसे मैंने कहा 2020 में मेरा 12th हुआ है सर, क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं, मैक्सिमम 2023 या 24, और अगर अपियरिंग हो तो ऑफकोर्स 2025 में आपका अपियरिंग स्टेटस ही आएगा, ठीक है। सो अगेन 10th एग्जाम भी पास होना जरूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 12th में वैसे भी आप जाओगे नहीं जब तक 10th या इक्विवेलेंट एग्जाम आप पास नहीं करते। अच्छा, उन्होंने 10th के लिए भी ईयर दे दिया है, इन द ईयर नॉट बिफोर 2021, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10th एग्जामिनेशन इन द ईयर नॉट बिफोर 2021। अगेन मैक्सिमम आपका 10th पास आउट का होना चाहिए 2021 में। हाँ, उसके बाद 22-23 होगा तो चलेगा, हो सकता है ना, जो बच्चा अभी 2025 की एग्जाम दे रहा है 12th की, उसका 10th कब हुआ होगा? 2023 में हुआ होगा, 2023 में 10th हुआ होगा, 2025 में 12th कर रहा है, तो चलेगा, 22 में भी चलेगा, 21 में भी चलेगा, मैक्सिमम 21 तक, नॉट बिफोर 2021। अगर आपका 10th भी 2020 में हो रहा है तो नहीं चलेगा, उसने बोल दिया कि 10th आपका होना चाहिए, कहा मैक्सिमम 2021 या उसके बाद, ठीक है। नाउ द IIMs अगेन आपको पता है जिपमैट किसके लिए होता है? बोध गया एंड जम्मू के लिए, ठीक है। तो मे हैव डिफरेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेफर टू देयर वेबसाइट। तो अगेन उनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, बट एग्जाम देने की मोटा मोटी यही एलिजिबिलिटी है। ऑफकोर्स ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस बोलने का स्टाइल या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हुई होगी हल्की फुल्की, तो आप वो जानना चाहते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। बट एग्जाम देने के लिए अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो बिंदास दे सकते हो। अच्छा, अब आपने देखा कि सर इंदौर में तो एग्ज़ाम दे दिया, फिर इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करनी थी। रोहतक में भी एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन कितना भी अच्छा एग्ज़ाम हो, कोई मतलब हम बिल्कुल माइंड सेट कर ही नहीं सकते कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी इंटरव्यू होते थे। रोहतक में 10th और 12th को भी जज किया जाता है। तो सर क्या यहाँ पर भी ऐसा है? तो मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जिपमैट में अब तक तो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू देना पड़े, यानी कि यस, यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो तो लगभग आपका सिलेक्शन तय है। हाँ, जैसे मैं आपको मालूम है जिपमैट होती है बोध गया और जम्मू के लिए, तो जम्मू में एक क्राइटेरिया ऐसा ज़रूर है कि 95% वेटेज वो देते हैं एंट्रेंस को और 5% देते हैं जेंडर डाइवर्सिटी को।
जेंडर डाइवर्सिटी मतलब क्या, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो वो 5% आपका एक्स्ट्रा, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो वो 5% आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको जो भी जज किया जाएगा वो 95% के हिसाब से, जितना भी आपका बन रहा है एंट्रेंस में उस हिसाब से। वो 5% तो आपके हाथ से गए अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो। ये जम्मू में किया जाता है, बोध गया में ऐसा नहीं है। बोध गया में पूरा का पूरा 100% जिप मैट के स्कोर को दिया जाता है। तो अब तक तो भी एज सच कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि क्राइटेरिया चेंज हुआ है सिलेक्शन का, तो आप यही लेकर चलो, है ना। अगर चेंज होता है तो ऑफकोर्स हम हैं ही आपको यहाँ बताने के लिए। लेकिन यस, जम्मू और बोध गया ये जो जिपमैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है, यहाँ आगे कोई इंटरव्यू राउंड नहीं होता। तो पूरा का पूरा जो है वो है आपके जिपमैट के स्कोर पे डिपेंड। बोध गया में तो पूरा 100% मेल हो या फीमेल हो उसके बेसिस पे जज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने कहा, जम्मू में 5% यानी 95% पूरा वेटेज होता है एंट्रेंस स्कोर, 5% होता है जेंडर डाइवर्सिटी को। अगर आप फीमेल हो तो 5% आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया, अगर मेल हो तो 5% आपके बाय डिफॉल्ट गए। ठीक है, उतना देखा जाता है डेफिनेटली। ठीक है, जस्ट एक फीमेल को थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए या प्रमोट करने के लिए कि आप भी पढ़ो लिखो, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। बट एनीवेज गाइज, तो ये एक जो कि ऑफकोर्स यार कंधे से कंधे मिलाकर आज मेल फीमेल साथ में खड़े हैं, तो यही एक कहीं ना कहीं रीज़न है कि इन चीज़ों की वजह से ये इक्वालिटी और भी मजबूत हो रही है। तो सुपर्ब। एनीवेज, किसी किसी को लग सकता है कि सर ऐसा क्यों, हम तो मेल है हमारा 5% गया है। तो यार आप एंट्रेंस में फोड़ो ना, एंट्रेंस को 95% फिर भी है। अगर आप जम्मू की बात करो तो बोध गया में तो वैसा है नहीं, 100% पूरा एंट्रेंस है, बट 95% भी बहुत होता है। ठीक है, सो ओवरऑल गाइज ये था तीनों एग्जाम का सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो कुछ नहीं, 10th और 12th आपको कंप्लीट करना चाहिए, या फिर अगर 12th में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपीयरिंग चाहिए 2025 में। अगेन 2023 2024 तक आपका अगर 12th कंप्लीट है, 23-24 तक है तो ठीक है, उससे पहले है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगेन 10th भी जैसे आपने यहाँ देखा जिप मैट में आपका 2021 के पहले है तो दिक्कत हो जाएगा ये जिप मैट के लिए। 10th की बाकी दो एंट्रेंस एग्जाम में ऐसी कोई बात नहीं करी है, लेकिन हाँ जिप मैट में 10th को लेकर भी बात करी। तो मोटा मोटी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जैसे मैंने कहा अलग है ना, तो आप एक बार वेबसाइट पे जाके देखना चाहो तो देख सको। लेकिन मैंने आपको पूरा सार दे दिया, समरी दे दी है कि अगर आप बात करो 12th की तो 23-24 तक आपका 12th हो जाना चाहिए। अगर 25 में हो तो अपीयरिंग चाहिए, दैट्स इट। किसी किसी ने बोला है कि 30 जून तक आने के लिए आपको 20 साल तक मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। किसी ने कहा है कि आपका बर्थ जो है वो होना चाहिए अगस्त 1 अगस्त में 2005 मैक्सिमम तक या उसके बाद। ठीक है, अदर कैटेगरीज जो है SC ST उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन, जैसे 2000 तक भी अगर आपका बर्थ है या उसके बाद तो चलेगा। तो वो सारा आपने देखा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंदौर और इसमें रोहतक और जिपमैट में हल्का फुल्का चेंज है। बट आप एक बार पूरा देखना चाहते हो तो वीडियो वापस से देख लो, और ज़्यादा डेप्थ में जानना चाहते हो तो वेबसाइट पे चले जाओ। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपने देखा कि इंदौर में है 65% वेटेज एंट्रेंस को और 35% इंटरव्यू को। जो भी 10-12 को देखना है वो इंटरव्यू में देख के इंप्रेशन बना लेंगे, बट ऑफिशियली मेंशन कुछ नहीं है। तो बस यही दो चीज़ें हैं कि इंटरव्यू को 35 और एंट्रेंस को 65, टोटल 100 के स्केल पे आपको सिलेक्शन करना है नहीं वो डिसाइड करेंगे। देन रोहतक में 55 एंट्रेंस, 15 इंटरव्यू, 10th को और 20 12th को। ये बन गया 100 के स्केल में, फिर से आपको जज करेंगे। और जिपमैट में ऐसा कुछ नहीं है, बट जिपमैट में जैसे मैंने कहा जम्मू के लिए एक फीमेल डाइवर्सिटी जो है उसको 5% का वेटेज एक्स्ट्रा है, मेल को वो 0 मिल जाते हैं। बचा हुआ 95% जो है वो एंट्रेंस को है, और बोध गया में पूरा 100% एंट्रेंस को। ठीक है गाइस, सो आई होप ये इससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि हमें बस एंट्रेंस पे रुकना नहीं है, आगे आगे भी फाइट मारनी है। ठीक है, सो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट सेशन में। जो नेक्स्ट ईयर अपीयरिंग बच्चे होंगे उनको एलिजिबिलिटी समझ में आया, जो इस ईयर अपीयरिंग बच्चे उनको सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ में आया। सो बस दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, एंजॉय।